नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपके सामने कोशिका का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखेगा, वो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता है गैरों पर। वो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता है गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर आपको सफलता पाना है तो हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहना होगा, अपने पे विश्वास रखना होगा। और मंजिल तो उसके कदमों में है जो अपने पैरों पे विश्वास रखता है और चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या होता है? तो कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका में पाई जाती है। ये ओनली सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, यही कोशिका भित्ति है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक प्रदान करती है। प्रश्न आता है कि कोशिका भित्ति जो होती है वह निश्चित आकार और आकृति की क्यों होती है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल मेम्ब्रान बोलते हैं। सेल मेम्ब्रान होता क्या है? तो कोशिका झिल्ली, ये कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब आता है अंतःप्रदवी जालिका। क्या आता है? अंतःप्रदवी जालिका। ये क्या होता है? तो एक और यह केंद्रक झिल्ली और दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंध रखती है। मतलब ये केंद्रक झिल्ली से भी संबंध रखती है और कोशिका झिल्ली से भी संबंध रखती है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी कणिकाएं होती है, जिन्हें हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कणिका छोटा छोटा जो है, इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और ये जो मीनार की तरह खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। और ये जो साइड में लंबा लंबा जो है गोल गोल में, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःप्रदवी खुरदरी नलिका। ठीक है। अब आता है ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम। चलिए अब राइबोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं। राइबोसोम क्या होता है? ये अति सूक्ष्म कोशिकांग होता है, एकदम छोटा कोशिकांग होता है, जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के, मतलब बिना आप माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे आप नहीं देख सकते। और इसकी खोज तथा नामकरण जी पैलाडे ने 1855 से ठीक 100 साल बाद यानी 1955 में किया था। यही राइबोसोम है। ठीक है। राइबोसोम का नाम क्या? राइबोसोम जो होता है ना, वो राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। प्रश्न आता है कि जो राइबोसोम होता है किससे बना होता है? तो राइबोसोम जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, यानी यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। मतलब हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। मतलब प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? अगर प्रश्न आता है तो उसका जवाब होगा राइबोसोम। कहाँ होगा? राइबोसोम। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 में की थी और इसका नामकरण सर्वप्रथम सी बेंडा ने 1897 में नामकरण रखा और इसका नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार एवं सूत्राकार रचनाएं होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डीएनए और एमआरएनए एवं राइबोसोम में पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम है। प्रश्न आता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, यानी शक्ति गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति गृह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ईंधन का चरणबद्ध तरीके से क्रम, एक चरण बाई चरण
ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। डीएनए का फुल फॉर्म डाइक्लोरो रिबोन्यूक्लिक एसिड, डाइक्लोरो रिबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी के रूप में इसका उपयोग होता है। अब आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या होता है? इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये यही गोल्जी काय है, ठीक है। होता क्या है? यह जाली कणनुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है, जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है, ठीक है। गोल्जी काय जो होता है, यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुट्टिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम क्रिस्टियन डी डुबे ने 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में। कौन किया था? क्रिस्टियन डी डुबे। और यह एकल झिल्ली युक्त गोल छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम का जो कार्य होता है, बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। यह 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम से भरे होते हैं, इसलिए तो इसे आत्महत्या की थैली भी यानी आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। अब आता है लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस्टिड। प्लेस्टिड जो होता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक होता है, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा वर्णी लवक। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक क्या होते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप क्लास 9, क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं बोर्ड पे सारे सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का वीडियो लाने वाला हूं, जिससे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके फ़ायदे हैं कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि मेरा वीडियो कब आ रहा है, और फ्री में आपको क्लास 9th और 10th के बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जो डायरेक्ट आपके दिमाग को छू जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब मैं हरित लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल का। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। वो जो पेड़ हरा होता है ना, वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे पर्णहरित बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये पर्णहरित का ही दूसरा नाम क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से तत्व उपयोग में आते हैं? तो सर्वप्रथम सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 हो गए। तीसरा होता है क्लोरोफिल और चौथा होता है खनिज लवण और जल। प्रश्न उठता है कि ये पौधे जो होते हैं, इसमें ये पर्णहरित क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को संगठित करता है, ठीक है। और हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंगीन, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है, उसके सेम अपोजिट ये जो ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक है, इसके कोई रंग नहीं होते। यह पौधे के उन भागों में की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ता, जैसे जड़, भूमिगत तना आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, मतलब ये खाना को जमा करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो सूर्य के का प्रकाश जहाँ नहीं पड़ता है, वहीं ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अब आता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक जो होता है वो लाल, पीले, नारंगी रंग का होता है। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फूल, बित्ती, बीज में पाए जाते हैं। और वर्णी लवक के अन्य उदाहरण जैसे टमाटर में देखते हैं
लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, ये सब अलग से वर्णी लवक है। 3 प्रकार के लवक हो गए। पहला क्या होता है? पहला आपने पढ़ा हरित लवक। हरित लवक हरे रंग का होता है। अवर्णी लवक रंगहीन होता है, और ये जो वर्णी लवक है 3 रंग लाल, पीले, नारंगी रंग का पाया जाता है। अब आता है रसधानी। रसधानी क्या होता है? ये कोशिका की निर्जीव रचना है, मतलब इसमें निर्जीव ही होते हैं। ये तरल पदार्थों से भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक और छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। रसधानियों को कोशिका का भंडार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब विभिन्न रंग अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का भंडार भी कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक मतलब नाम ही से पता लगता है वो कहीं केंद्र में यानी मिडिल में होगा। तो कोशिका के मध्य में एक रचना होती है। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, क्योंकि एक तरह से कोशिका के प्रबंधक के रूप में कोशिका कैसे काम करेगा ये प्रबंधन कौन करता है? यही करता है। कौन? केंद्रक। जैसे कोई काम हो, किसी के यहाँ अगर कोई शादी विवाह होता है तो कोई एक प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट करता है। वही कोशिका का जो मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, प्रबंधक बोला जाता है कि इसको केंद्रक को। केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक की बात आती है तो हम रॉबर्ट ब्राउन को जरूर याद करेंगे, क्योंकि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक की खोज की थी। रासायनिक रूप से केंद्रक में 70% प्रोटीन होते हैं, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड से ये बने होते हैं। केंद्रक जो होता है इसमें केंद्रक रस, केंद्रक द्रव, केंद्रक आवरण, क्रोमेटिन, केंद्रिका पाई जाती है। ये आनुवांशिकी का वाहक होता है, और क्योंकि इसमें जनन के लिए, अपापचय, परिवर्तन के लिए, जीवधारियों के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। अब आता है ये सबों का एक सार जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मैं ये जो टीचर है, ये जो हमें समझाते हैं, तो मुझे नई वीडियो की अपडेट भी चाहिए, तो बेल आइकन को दबाएं। पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।